लेकिन अगर इसे क्या कहते हैं, इसे लॉ कंसिडर करेगा एज ए वैल्यूएबल थिंग, और यही क्यूरे वर्सेस मीसा केस में बोल दिया था। लेकिन अगर सपोज करो आप मेरे को, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को बोल देते हो सर हमारे पास एक मैजिक स्टिक है और हम आपको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अमेरिका पहुंचा देंगे, तो ये तो कोई कंसिडरेबल थिंग है ही नहीं, ये तो गलत चीज बोल रहे हो आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कंसिडरेशन का मतलब है ऐसी थिंग विच इज कंसिडरेबल, विच लॉ से दैट विच हैज गॉट सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। और अगर ऐसी चीज नहीं है तो वो कंसिडरेशन नहीं होती। अब कंसिडरेशन मैंडेटरी क्यों होती है? क्योंकि जब हम राइट इन पर्सनम क्रिएट करते हैं तो एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। और हम कॉन्ट्रैक्ट कभी भी, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ये याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ गेन करना। अभी इसमें कंसिडरेशन किसकी कहने से आती है? तो इसे बोलते हैं एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो प्रोमिसर कौन होता है? कि जो पर्सन इनिशिएट करता है ट्रांजेक्शन को, वो प्रोमिसर होता है। दूसरा पर्सन जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया होता है उसे बोलते हैं प्रॉमिसी। ठीक है, दो पर्सन होते हैं। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब है कि अगर कंसिडरेशन आप दे रहे हो तो किसके डिजायर पे दे रहे हो? प्रोमिसर के डिजायर पे दे रहे हो। इसी में थर्ड पर्सन के डिजायर पे हम जब देते हैं, जब हमने देखा था चिनैया वर्सेस रमैया केस था, कि प्रोमिसी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। जैसे चिनैया वर्सेस रमैया केस के फैक्ट ये थे कि जो प्रोमिसर है मदर, वो अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी देती है और वो बोल देती है कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी तो दे रही हूँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी से तू मंथली रेंट मेरी बहन को भी पे करेगी जब तक वो जिंदा रहेगी। अब मदर की डेथ हो जाती है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन उसमें जो कंसिडरेशन थी, उसकी जो कंडीशन थी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, वो ये थी कि वो उसको अपनी उसकी मौसी को 500 रुपये, 550 रुपये समथिंग पेमेंट करनी पड़ेगी पर मंथ। अब वो कुछ दिन तो पेमेंट करती है, वो बंद कर देती है, तो वो जो मौसी है वो उसके पास जाती है, बोलती है, कोर्ट में ले जाती है उस लड़की को और बोलती है कि मेरे को आपसे पैसे चाहिए, क्योंकि आपकी मदर ने जिस टाइम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी उसने कॉन्टेक्ट किया था आप मेरे को पैसे ट्रांसफर करोगे, मनी मेंटेनेंस ट्रांसफर करोगे। कोर्ट में वो लड़की प्ली लेती है कि आप तो थर्ड पर्सन हो। और अगर हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की बात करें, तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब क्या होता है? एक्ट इन पर्सोनम या राइट इन पर्सोनम। और राइट इन पर्सोनम क्या होता है? जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्लेम कर रहा है। सपोज करो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा राइट है, मैं आपसे कंसिडरेशन क्लेम कर सकता हूँ, आप मेरे से टीचिंग क्लेम कर सकते हो। तो इस कंडीशन में थर्ड पर्सन तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन जो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन है, तो सेक्शन 2D में अदर पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है और कंसिडरेशन अदर पर्सन से भी आ सकती है। ये जो बोल दिया था, ठीक है, एट द डिजायर प्रोमिसर, एनी अदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, लास्ट क्लास में हुआ था इसलिए जल्दी जल्दी में रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है बेटा। यस सर। अब आज हम देखेंगे देखो तीन चीज तो हमको पता है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ तीन चीजें। कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 25 आप पढ़ के आओगे सब, तो सेक्शन 25 पे लिखा हुआ है तीन एक्सेप्शन है। तीन एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? तो पहला एक्सेप्शन तो ये है कि जब जब दो पार्टी नियर रिलेशन में स्टैंड करती हो और आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वो रजिस्टर्ड और रिटर्न एक डॉक्यूमेंट करे और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। यस सर। यस सर। जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ, हेलो। सर। आवाज हेलो। आ रही है बेटा? सर आवाज नहीं आ हेलो, रही थी, आ आवाज रही आ है रही बीच में। हाँ अब आ है? रही हाँ, है सर। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ सेक्शन 25 के एक्सेप्शन क्या होते हैं। तो सेक्शन 25 का पहला एक्सेप्शन है कि टू पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन एंड वो एक रजिस्टर्ड और रिटर्न एक डॉक्यूमेंट बनाती है और उसमें एग्रीमेंट कर लेती है कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उससे कोई पैसे भी नहीं लेता, तो यहाँ वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। तो अगर जनरल प्रोविजन सेक्शन 25 पे देखोगे तो जनरल प्रोविजन तो ये बोलते हैं ये एग्रीमेंट वॉइड होना चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो स्टेचुटरी प्रोविजन है कि अगर पार्टी नियर रिलेशन में स्टैंड करती है। जैसे सपोज करो मैं अपने भाई को एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा और उस प्रॉपर्टी को मैं, उस एग्रीमेंट को मैं रजिस्टर्ड करा लेता हूँ और वो रिटर्न में भी होता है, तो अभी मेरे को वो प्रॉपर्टी अपने भाई को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो इसमें मेरे भाई ने मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं दी, कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन हम स्टैंड करते हैं नियर रिलेशन में और आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में वो प्रॉपर्टी अपने भाई को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऐसी हस्बैंड, तो अब मुद्दा ये आता है, आप सब हर कोई ना ये तो सब सब बता देंगे कि सेक्शन 25 का पहला एक्सेप्शन बोलता है कि पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रजिस्टर्ड और रिटर्न, ये चार कंडीशन लिख के आओगे तभी सेक्शन 25 का फर्स्ट एक्सेप्शन कंप्लीट होगा। लेकिन मुद्दा ये आता है नियर रिलेशन का मतलब क्या होता है। आप सपोज करो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं,
और लड़का आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बोल देता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, वो रिटर्न में होता है एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड भी होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो लड़का और लड़की है सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो कोई नियर रिलेशन में स्टैंड ही नहीं करते, ना तो उनका रिलेशन मैरिज से है, ना इनका रिलेशन ब्लड से है। तो सेक्शन 25 का एक्सेप्शन उन पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो जनरली अगर आप देखते हो तो अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो कंसिडरेशन इज मस्ट, लेकिन सेक्शन 25 के एक्सेप्शन 2 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. 4 लाइन याद रखना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, रिटर्न ऑन रजिस्टर्ड। अब दूसरा इसका एक्सेप्शन था जो मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे फिर। दूसरा था कि पास्ट सर्विस डन डन वॉलंटरली, पास्ट सर्विस डन डन वॉलंटरली। जैसे सपोज करो वंश को मेरा पर्स मिलता है, वंश पर्स लाके मेरे को ढूंढ के और दे देता है, तो वंश को अगर मेरे पर्स लाके ढूंढ रहा है तो मैं वंश को पैसे दूं या ना दूं मेरी मर्जी, वंश ने तो अपनी मर्जी से मेरा पर्स ढूंढा था और मेरे को लाके दे दिया, मेरे बोलने से इसने कुछ थोड़ी किया था। तो इसने पास्ट सर्विस डन की है और डन वॉलंटरली, मतलब मेरे बोलने से नहीं किया। लेकिन दूसरी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पर्स ढूंढ के लाता है, मैं इसको बोल देता हूँ मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा इसके बदले में। तो अब जो इसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ था, मेरी तरफ से इसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं थी, लेकिन मैंने इसको फिर भी 50 रुपए प्रॉमिस करने के लिए बोल दिया, तो विदाउट कंसिडरेशन मेरे को इसको 50 रुपए देने पड़ेंगे। देखो कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन होती है कंसिडरेबल थिंग। ये कोई एक्ट भी हो सकती है, ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये पेमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वंश ने जो काम किया था, कुछ भी काम किया था, उसने अपनी मर्जी से किया था, मेरे बोलने से नहीं किया था, तो मैं लाइबल हुई नहीं। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉमिस कर देता हूं तो मेरे को अब इसको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे सेम अगर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2D में भी था। सेक्शन 2D क्या बोलता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वो पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा था। और सेम सेक्शन 25 सब क्लोज 2 में है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बताओ, चलो समझ रहे हो मेरी बात? अगर पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंसिडरेशन तो सेक्शन 2D में भी है, और सेक्शन 25 सब क्लोज 2 भी बात कर रहा है कि पास्ट सर्विस डन डन वॉलंटरली। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेरे को ये पता करना है बस। वंस नंबर वन है, कुछ आइडिया है मैं बताऊं? सर बता दो सर। मैं बताता हूं। सेक्शन 2D बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग जो प्रोमिसी कुछ कर रहा है नहीं या नहीं कर रहा है, वो किसके बोलने से कर रहा है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो सेक्शन 25 सब क्लोज 2 क्या बोलता है, पास्ट सर्विस डन डन वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब ये होता है कि उसने पास्ट सर्विस डन की है तो वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं की थी, उसने तो अपने आप ही पर्स ढूंढ के लाके दे दिया था। तो अगर मैं वंश को बोलता कि वंश मेरा पर्स खो गया है तो उसको ढूंढ के लाके दे दे, और वंश ने पहले से ही मेरा पर्स ढूंढ रखा था, उसने सर मेरे को बड़ा सर लो आपका पर्स आपने बोला था मैं ढूंढ के लाके पहले दे देता हूँ आपको, तो इसने पास्ट सर्विस डन करी है और एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मेरे बोलने से की है। लेकिन दूसरे वाले केस में सेक्शन 25 में ये पर्स ढूंढ के लाता है, मैंने कुछ नहीं बोला, और वंश को भी नहीं पता ये पर्स सर का है, वंश ने तो देखा सर की आइडेंटिटी है इसमें और वंश ने लाके मेरे को पर्स दे दिया, तो इसने पास्ट सर्विस करी है और वॉलंटरी की है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं की है। तो ये जो वॉलंटरी वर्ड है ना और एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो पास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट कंसिडरेशन है, वो तो सेक्शन 2D में है, तो सेक्शन 2D में और सब क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 25 में क्या डिफरेंस है फिर? तो सेक्शन 25 में जो पास्ट, सेक्शन 2D में जो पास्ट कंसिडरेशन है वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर है, लेकिन सेक्शन 25 सब क्लोज 2 में जब कोई पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरी परफॉर्म कर रहा है तो उससे कोई प्रोमिसर ने तो बोला नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, वो प्रोमिसी ने तो अपने आप ही परफॉर्म कर दिया। तो बेसिकली पास्ट सर्विस डन डन वॉलंटरली, वॉलंटरी का मतलब होता है कि आप बिना पैसे के फ्री में कोई काम कर रहे हो और ना ही मेरे बोलने से आप कर रहे हो। लेकिन जब सेक्शन 2D आपने पढ़ा था तो सेक्शन 2D स्टार्ट होता था व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो सेक्शन 2D में और सेक्शन 25 सब क्लोज 2 में दोनों में पास्ट सर्विस हुई है, लेकिन सेक्शन 2D में जो पास्ट सर्विस हुई है वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हुई है, लेकिन सेक्शन 25 में जो पास्ट सर्विस हुई है वो जो प्रोमिस है उसने वॉलंटरी प्रोमिस की है, वो बेसिकली किया हुआ है परफॉर्म। समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और जो वॉलंटरी है यही क्लियर करता है। अब आते हैं तीसरा एक्सेप्शन।
तो पहला एक्सेप्शन तो आउट ऑफ नेचुरल लर्न, दूसरा था पास सर्विस डन वॉलंटरी, तीसरा एक्सेप्शन है टाइम बार डेप्ट। टाइम बार डेप्ट का मतलब क्या होता है? सपोज करो मेरे को वंश को मेरे से 20 लाख रुपए लेने हैं, और वंश को ना मेरे अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, लेकिन सिविल सूट फाइल करने के लिए भी एक लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है लिमिटेशन एक्ट में। सपोज करो वो लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 साल का है। वंस 3 साल तक वो मेरे को क्या नहीं करता, पैसे क्लेम ही नहीं करता, तो वंस 3 साल बाद वो पैसे मेरे से क्लेम कर ही नहीं पाएगा, कोर्ट में केस डाल ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं करता क्या हूं, मैं एक राइटिंग में 3 साल बाद रिटर्न में सिग्नेचर करके वंस को डॉक्यूमेंट पकड़ाता हूँ 3 साल बाद, और बोल देता हूँ कि चल ठीक है, मैं तेरे को तेरे 20 लाख रुपए दे दूँ। तो वंश ने ना मेरे लिए कोई सर्विस परफॉर्म की है, वंश ना ना मेरे को कोई पैसे दे रहा है, लेकिन वंश को मैं फ्री में, क्योंकि मैं चाहता तो वो पैसे तो वंश के मर चुके थे और ना ही मेरी कोई लाइबिलिटी बन रही थी, तो मैंने विदाउट कंसिडरेशन वंश को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे 20 लाख रुपए तेरे को वापस कर दूंगा, लेकिन वो रिटर्न में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिटर्न में और साइन का मतलब है कि उस कंडीशन में वंश को वो विदाउट कंसिडरेशन वंश को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आते हैं अब आते हैं इस पे, क्या नाम तुम्हारा, एक तीसरा एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन हो गए, फोर्थ एक्सेप्शन है सेक्शन 150 सब क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 150 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक होता है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है बेटा? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मेरी कोई भी, सपोज करो मेरी कोई बुक है, मेरे पास एक सीपीसी की बुक है तकवानी की, या मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की अवतार सिंह की बुक है, मैं वंश को दे देता हूँ कि वंश बेटा ये बुक पढ़ लियो तुम, तो मेरी बुक तो मेरी है ना। तो बेसिकली जब मैंने वंश को ट्रांसफर करी है, तो एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कल को जब वंश उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेगा, ये वो प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे देगा, बुक यूज करेगा, और क्योंकि बुक तो मेरी है, ऑनर तो मैं हूं, तो वंश को वो प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी मेरे को, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 150 सब क्लोज 2 बोलता है कि बेलमेंट के जो एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकते हैं। थर्ड एक्सेप्शन, फोर्थ एक्सेप्शन, समझ गए? याद करना, याद से लिखना ही एग्जाम में। सेक्शन 150 पार्ट 2 दिया हुआ है कि बेलमेंट एग्रीमेंट कैन बी डन विदाउट कंसिडरेशन, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। फोर्थ फोर्थ एक्सेप्शन हो गया, फिफ्थ एक्सेप्शन लिख लेना। सेक्शन 85 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी डन विदाउट कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है कि एजेंसी ये होता है कि सपोज करो मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं, मैंने क्या हुआ अपने यहाँ पे एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया एज एन एजेंट को, मेरे बिहाफ पे वो काम सारे वो करेगा। तो सेक्शन 85 बोलता है कि जब एक पर्सन कोई एजेंट को अपॉइंट कर रहा है ना, तो उसे कंसिडरेशन देने की कोई, वो चाहे तो कंसिडरेशन दे, और अगर उसे कंसिडरेशन नहीं भी दी ना, तो सेक्शन 25 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। विदाउट कंसिडरेशन भी मैं एजेंट अपॉइंट कर सकता हूं, सेक्शन 85 में लिखा हुआ है। तो 5 एक्सेप्शन हो गए, समझ में आ गया? Yes, sir. अब आते हैं भैया आज के जो टॉपिक है, मेन मुद्दा है, नेक्स्ट टॉपिक है आज का, कौन सा था बताओ? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। Control. ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, लिख के आ जाओगे ना 2D Yes, sir. एक्ट एप्टीनेंस में 3 तरह की कंसिडरेशन होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो बस है ना, उसके अलावा लिख के एक्सेप्शन लिख के आ जाओगे, तो कंसिडरेशन का पूरा पूरा हो गया ना आज। Yes, sir. अब आते हैं बेटा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जब हमने सेक्शन 2H पढ़ा था, तो सेक्शन 2H बोलता था कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी पहली कंडीशन थी पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। Yes, कॉम्पिटेंसी का sir. मतलब है पार्टी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 फॉर एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट इट इज नेसेसरी दैट द पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो पहली कंडीशन ये थी, लेकिन ये कॉम्पिटेंसी होती क्या है, ये लिखा कहाँ हुआ है, और माइनर एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, ये देख लेते हैं। सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 बोलता है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट से दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज मेजर। तो मेजर कौन होता है? जो जिसकी एज 18 प्लस होती है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि मेजर कहाँ होगा? जैसे इंडिया में मेजोरिटी एज 18 प्लस है, हो सकता है यूएसए में मेजोरिटी एज 16 ईयर हो सकता है यूके में मेजोरिटी एज 21 ईयर हो, लेकिन इंडियन मेजोरिटी एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज शैल बी कॉल्ड मेजर। तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड मतलब पागल ना हो, उसके अलावा Sir. नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। ये जो नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, इसका मतलब क्या होता है बताओ चलो।
सर जो लॉ है ना, वो लॉ की नजरों में ना क्वालिफाइड हो, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालीफाइड कैसे हो जाता है, चलो बताओ। सर डिस्क्वालिफाइड ऐसे हो गया, सर सर जैसे हमारी जो कंसिडरेशन है वो किसी के मर्डर पे बेस्ड है, मतलब मैं आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दो, लेकिन आप कंसिडरेशन नहीं, में बोल रहे हो। वो तो अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। मैं बताता हूँ कैसे होता है, ध्यान से सुन लो। नॉट डिस्क्वालिफाइड, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर विजय ओके। माल्या की बात करोगे, विजय माल्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होके गया था। इंसॉल्वेंट मतलब उसने बोल दिया था कि मेरे पास डेब्ट बची नहीं है, मैं आपकी पेमेंट कर ही नहीं सकता। तो कोई भी पर्सन जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, बैंक उसके साथ फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो वो 18 प्लस, विजय माल्या की बात करोगे, विजय माल्या 18 प्लस भी है, विजय माल्या साउंड माइंड भी है। लेकिन विजय माल्या की बात करें तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है और वो इंडिया से जा चुका है। तो कल को अगर वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना भी चाहेगा तो सेक्शन 11 की थर्ड क्लोज के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ओके मेरी बात सर। को? है ना? यस ठीक है, सर, चलो। यस सर। अब देख लेते हैं माइनर्स एग्रीमेंट। हु इज ए माइनर? अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ए माइनर इज ए पर्सन who has not completed the age of 18 ईयर। तो आप आपसे आज के बाद कोई पूछता है ना माइनर कौन होता है, तो आप उसको ये बताओगे अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, द पर्सन हु हैज नॉट हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर shall be called minor, so shall be called major। जिसने 18 ईयर की एज कंप्लीट कर ली वो मेजर होता है, और जो बिलो 18 ईयर है वो माइनर हो जाता है। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं माइनर पर्सन। तो ये लिख के आना होता है हमें एग्जाम में। अगर ये आप लिख के नहीं आओगे, दूसरा पर्सन जरूर लिख के आएगा। कि अगर डायरेक्ट सपोज करो कोई क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी तीन हेडिंग हो जाएंगी। द पर्सन मस्ट बी मेजर, तो मेजर का मतलब है पर्सन मस्ट नॉट बी माइनर। तो मेजोरिटी कहाँ लिखी हुई है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट में पहली हेडिंग होगी। दूसरी होती है पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, द पर्सन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉल्ड साउंड माइंड। मेरे को पता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं पागल नहीं हूं, तो उस कंडीशन में साउंड माइंड है। तीसरा, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो सर्टेन कुछ लॉ होते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी लॉ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड है, उसने कुछ पर्सन को ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे आप अगर सेक्शन 27-28 देख लोगे, तो किसका, हिंदू सक्सेशन एक्ट का, तो वो बोल देता है कि मर्डरर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम टेकिंग इन प्रॉपर्टी इन इनहेरिटेंस। तो वो मर्डरर को डिस्क्वालीफाई कर देता है। सपोज करो कोई इंडियन एनिमी है, तो सपोज करो पाकिस्तान को कोई नागरिक है, और वो जैसे सपोज करो एक वो आतंकवादी नहीं है जो इंडिया और दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम आके अगर इंडिया अजमल में कसाब। कॉन्ट्रैक्ट, अजमल कसाब है या दाऊद इब्राहिम है, अगर इंडिया में आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बेसिकली साउंड माइंड भी है, बेशक वो 18 प्लस है, लेकिन लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। हु इज ओके माइनर? सर। According to Indian Majority Act 1875, a minor is a person who has not completed the age of 18 year। नेचर ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर देख लेते हैं क्या होता है। कि अगर किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है तो उसमें क्या हो जाएगा? माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, माइनर का जो वर्ल्ड। एग्रीमेंट है ना, वॉइड होता है एब इनिशियो। वॉइड का मतलब होता है कि अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसके कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। उसके अलावा नो हेलो सर। एस्टॉपल। हाँ। सर जैसे ही आपने बोला अनसाउंड माइंड में, मतलब साउंड माइंड में बंदा, मतलब दिमाग से ठीक होना चाहिए। सर जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनको दौरे पड़ते हैं, तो सर वो अनसाउंड माइंड में आएंगे या फिर साउंड माइंड में? अनसाउंड जिस माइंड है, दौरान अनसाउंड वो, माइंड। नहीं 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 नहीं, अनसाउंड माइंड नहीं होगा, इस पे भी क्वेश्चन है। जिस अच्छा। दौरान उनको दौरे पड़ रहे हैं, जिस दौरान वो नेचर नहीं समझ सकते, सपोज करो एक पर्सन है वो साउंड माइंड है लेकिन कब कभी दौरे पड़ रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन में फैक्ट हो जाता है कि जिस दौरान वो दौरे पड़ रहे हैं उस दौरान तो वो अनसाउंड माइंड कहलाई जाएंगे, लेकिन जिस दौरान दौरे नहीं पड़ रहे उस दौरान वो साउंड माइंड कहलाई जाएंगी। इसी पे भी फैक्ट है, वो इसी पे लॉ भी है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, इस पे ओके भी लॉ सर। है, साउंड माइंड कौन होता है, अनसाउंड माइंड कौन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हम पढ़ेंगे आराम से। लेकिन पहले देख लेते हैं नेचर्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट। तो माइनर एग्रीमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली lay down the fate of agreement if it has been entered into by minor, however it was authoritatively settled in मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास that minor agreement absolutely void। तो जो ये माइनर्स एग्रीमेंट void ab initio है, इस पे कौन सा केस होता है बताओ? मोहरी बीबी सर मोहिनी धर्मोदास। दीदी वर्सेस धर्मोदार दास की। अब आते हैं नो एस्टोपल अगेंस्ट माइनर।
सर एक देयर मिनट कैन सर बी नो सर सर हाँ 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 केस रिपीट करवा दो सर एक बार, वापस वो आवाज अटक रही थी। अरे ये देख तो पढ़ा स्क्रीन है भाई। शेयर, स्क्रीन शेयर की है मैंने, करी हुई है। यस, यस सर, यस सर, जूम कर दी मैंने। यस सर, दिख गया सर। बस तो ये वाला केस है। ठीक है चल, ठीक है ना। अब आते हैं साहब, अब आते हैं भाई कौन से एग्रीमेंट पे, एस्टोपल अगेंस्ट माइनर्स। इसे भी समझाता हूँ। देयर कैन बी नो एस्टोपल अगेंस्ट द माइनर even if he has acted fraudulently and misrepresented his age. The minor is not stopped from setting up defense of minority. The reason behind this that this is there can be no estoppel against law. Khangul versus Laka Singh, the court held that minor cannot be held liable under the agreement on the एक लॉ में ना मैक्सिम चलता है बेटा, व्हाट कैन नॉट बी डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो ही नहीं सकता उसको हम अनडन कर ही नहीं सकते। व्हाट कैन नॉट बी डन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है। तो जो हो ही नहीं सकता, अगर माइनर का एग्रीमेंट हो ही नहीं है, जो माइनर देखो सपोज करो, अब अगर सपोज करो एक पर्सन है वो माइनर है, वो बी के साथ क्या करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है कि मैं भी तो मेजर हूं, और बी के साथ क्या कर लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मान लेते हैं। कल को उस बी को पता लगता है कि यार ये तो माइनर है, और वो प्ली लेता है, वो पैसे तो ले लेता है माइनर अपने आप को मेजर दिखा के, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, अब वो बी कोर्ट में चला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। वंश की अगर मैं एज बताऊं तो वंश की एज अभी 16 ईयर है, सपोज करो, मान के चलते हैं। वंश मिस रिप्रेजेंट करता है, वंश मेरे से 20,000 रुपए ले लेता है कि सर मैं आपको अपनी बाइक बेच दूंगा। ठीक है। अब मैं मेजर हूं, वंश माइनर है। अब मेरे को बाद में पता चलता है वंश तो माइनर है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मैं कोर्ट में चला जाता हूं, मैं कोर्ट से बोल देता हूं कि सर वंश ने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे को ना इससे पैसे चाहिए। तो माइनर के अगेंस्ट में एस्टोपल लगेगा ही नहीं। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में बोल दिया था, क्योंकि अगर मोहरी तिबीबी वर्सेस धर्मदास केस पढ़ोगे तो माइनर एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो जो यस एग्रीमेंट सर। वॉइड होते हैं, जो पहले से वॉइड होते हैं, तो उसमें रेस्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसे बोलते हैं व्हाट कैन नॉट बी डन कैन नॉट बी अनडन। जो जो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, तो आप उसमें पैसे वापस कैसे ले पाओगे। इसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है कि ये तो फिर जो लॉ रूल ऑफ इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट में चली गई बात। ये सपोज करो हर बंदा अपने आप को माइनर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दे और 20,000 रुपए ले ले और बाइक ट्रांसफर ना करे, तो फिर तो उसके हर दूसरे बंदे की तो भाई साहब उसको तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसके उसे यस बोलते सर। हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अंडर इंग्लिश लॉ, if the minor has unjustly enriched himself, equality demand that such property or good be restored. English court developed the doctrine of restitution in Leslie versus Sale. तो एक लैंडमार्क जजमेंट है लेस्ली वर्सेस सेल। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर सपोज करो कोई पर्सन है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि ही इज माइनर, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके अगेंस्ट में भी रेस्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। माइनर को प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। जो खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस है ना, इसके उलट ये केस है। खानगुल वर्सेस लाखा केस में तो बोल दिया था क्योंकि माइनर माइनर जो खानगुल लाख एक ये स्टोरी है पूरी कि नो एस्टोपल अगेंस्ट माइनर। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस होता है, लाहौर हाई कोर्ट बोल देता है कि माइनर के अगेंस्ट में आप रेस्टिट्यूशन नहीं करा सकते। लेकिन लेस्ली वर्सेस सेल इंग्लैंड का केस होता है, वो बोलता है कि माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है। आप रेस्टिट्यूशन का मतलब बताऊं कि अगर आपने कुछ चीजें गलती से ली है, जैसे सपोज करो रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि सपोज करो एक सिंगर है, एक सिंगर है, अब उसने 50,000 रुपए एडवांस में ले लिए किसी थिएटर ओनर से और बोल दिया कि मैं आऊंगा और हर हफ्ते आप तेरे इसमें थिएटर में आके गाना गाऊंगा। लेकिन वो सिंगर की आवाज चली जाती है, तो वो उसको ऐसे तो वापस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो मैंने 20,000 रुपए दे दिए वंश को, मैं भी मेजर हूँ, वंश भी मेजर है, और मैंने बोल दिया अपनी बाइक मेरे को ट्रांसफर कर दियो। लेकिन क्या हुआ, वंश की बाइक जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। तो बाइक अब वंश बाइक तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वंश को मेरे 20,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। मुद्दा ये आता है क्या क्या रेस्टिट्यूशन माइनर के अगेंस्ट में पॉसिबल है, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो होता है। तो एक केस हुआ था लेस्ली वर्सेस सेल, उसमें बोल दिया था कि अगर माइनर को हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो पैसे को तो हम रेस्टिट्यूशन नहीं करा सकते, लेकिन अगर माइनर ने प्रॉपर्टी ली है अपने आप को रिप्रेजेंट करके और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस प्रॉपर्टी का रेस्टिट्यूशन हो सकता है। तो इस केस को फिर से पढ़ लेते हैं। अंडर इंग्लिश लॉ, इफ द माइनर हैज अनजस्टली एनरिच्ड हिमसेल्फ, equity demand that such property or good be restored. English court developed doctrine of restitution in Leslie versus Sale. In
this case the court held that restitution of case of minor is allowed only in the following cases. ध्यान से सुनना इसको कि रेस्टिट्यूशन माइनर के अगेंस्ट में कब पॉसिबल हो सकता है, रेस्टिट्यूशन माइनर के अगेंस्ट में पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो पहले बोल दिया था खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में। लेकिन लेस्ली वर्सेस सेल केस जो इंग्लैंड का केस है उसमें बोल दिया कि माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है, माइनर को भी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉपर्टी चाहे वो वॉइड एग्रीमेंट है चाहे वॉइडेबल एग्रीमेंट है, उसको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। लेकिन कब वो रेस्टिट्यूशन कर सकता है, कब? इफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द माइनर इज प्रॉपर्टी, रेस्टिट्यूशन इज अलाउड प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी इज ट्रेसेबल। अगर माइनर ने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया कि मेजर है, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉपर्टी गेन कर लिया है, तो उसको प्रॉपर्टी को वापस करना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। लेकिन अगर उसने पैसे लिए हैं, इफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द माइनर इज मनी, रेस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो क्या माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है? तो खानगुल यस वर्सेस सर। लाखा सिंह ने तो बोल दिया था कि एस्टोपल इज नॉट अलाउड अगेंस्ट माइनर, लेकिन लेस्ली वर्सेस सेल ने बोल दिया कि माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन अलाउड है अगर प्रॉपर्टी उसने लिया, अगर मनी लिया तो रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। अब आते हैं इंडियन लॉ। इंडिया में क्या लॉ है? तो इंडियन लॉ विद रेस्पेक्ट टू रेस्टिट्यूशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश लॉ। In Mohori Bibi versus Dharmodas case, the court held that minor is not liable under section 64 and 65 of Contract Act to repay any money of compensate for any benefit. अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो इंग्लैंड का केस था। इंडिया में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में रेस्टिट्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं, सेक्शन 64 65 क्या होता है वो देख लेते हैं। क्योंकि मोहरी बीबी धर्मोदास केस में बोल दिया था कि माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माइनर एग्रीमेंट लॉ की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज लॉ की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे हम वॉइड डिक्लेयर ही नहीं करा सकते। पहले सेक्शन 64 देख लेते हैं क्या होता है। consequence of rescission of a voidable contract, when a person at whose option a contract is voidable resigned it। अब इससे पहले यहां ध्यान में आ जाना, उसको भूल जाओ माइनर का एग्रीमेंट को, पहले इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ लो। when a person at whose option a contract is voidable resigned it, the other party thereto need not to perform any promise therein contained which he is the promiser. The party resigning a voidable contract shall, if he had received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ एक मैंने एग्रीमेंट आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट बताया था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं होती, कंसेंट कोयर्सन से होती है, फ्रॉड से होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन से होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होती है। सेक्शन 14 15 16 17 18 19 20 ये हमने पढ़ा था ना, ध्यान है, थोड़ा बहुत याद है वॉइडेबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। यस तो सर। जहां कंसेंट फ्री नहीं होती तो वहां एक ऑप्शन पार्टी के पास ऑप्शन होता है। सपोज करो मैंने वंस की कंसेंट फ्रॉड से ली है, मिसरिप्रेजेंटेशन से ली है, तो वंस के पास दो ऑप्शन है, या तो या वंस तो उस लेट गो। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, या तो वंस इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा ले, या बस उस कॉन्सेप्ट को रिसाइन कर दे। अगर वंस उस कॉन्ट्रैक्ट हेलो सर आवाज चली गई सर। सर, को आवाज परफॉर्म चल करा रहे रही तो कोई है। बात ही नहीं है। हेलो गौरव, आवाज आ रही है? भाई आवाज नहीं आ रही सर की। अच्छा, मुझे अरे भी नहीं आवाज आ रही थी। अब आ रही है? हाँ यस सर, अब आई। अब आ रही है, ध्यान से सुन लो, मीटिंग खत्म होने वाली, जल्दी ज्वाइन करूंगा दूसरी, अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो इसमें कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है? बता देना मेरे को। सेक्शन 64 बोलता है, मैंने एक आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या यस होता है सर। कि सपोज करो मैंने क्या कर दिया कि वंस की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, मैंने वंस के साथ कोerशन किया, वंस के सिर पे बंदूक लगाई, बोल दिया कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ और मेरे को 20,000 रुपए दे, या एक काम कर, मेरे से 20,000 रुपए पकड़ और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। वंस ने मेरे को 20,000 रुपए पकड़े मेरे से और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वंस के पास दो ऑप्शन है, वंस चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, वंस चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये वंस के ऑप्शन पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो वॉइड भी हो सकता है और परफॉर्म भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस तो सर। अगर वंस परफॉर्म कर रहा है तो वंस 20,000 रुपए मेरे अपने पास रख लेगा। लेकिन सपोज करो वंस उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाह रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, एट द ऑप्शन ऑफ द वंस था, तो 64 बोलता है कि वंस ने जो बेनिफिट लिया है ना उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, वंस को 20,000 रुपए मेरे को मेरे लौटाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? व्हेन ए पर्सन एट हुज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइंड इट, द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन content in which is the promiser, the party resigning
a voidable contract shall, if he had received any benefit thereunder from another party of such contract, resource or benefit। तो जिसके सपोज करो वंश के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो था, और वंश ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी वॉइड भी डिक्लेयर करा दिया, लेकिन वंश को मेरे 20,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो मैं वंश को जबरदस्ती बोलता हूँ कि वंश मेरे को अपनी बाइक बेच दे, वंश की बाइक का प्राइस है 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनना इस कॉन्ट्रैक्ट इसको, वंश की बाइक का प्राइस है 1 लाख रुपए। मैं वंश को बोलता हूँ वंश मेरे को अपनी बाइक 20,000 रुपए में बेच दे, नहीं तो तेरे को मैं पेपर में फेल कर दूंगा। तो जो वंश की कंसेंट है फ्री कंसेंट नहीं, क्योंकि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग मैंने अनडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म करके वंश को बोल दिया कि 20,000 रुपए में अपनी बाइक मेरे को बेच दे। तो वंश के पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो वंश क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा देगा, या वंश उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री एनफोर्सेबल डिक्लेयर करा देगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वंश के पास दो ऑप्शन है। वंश क्या करे, एक काम करे, यार सर मैं सर को 20,000 रुपए में बाइक दे देता हूँ, कोई बात नहीं चलो। या वंश अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर वॉइड डिक्लेयर कराने कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट इससे बोलेगा कि मैं इसको वॉइड डिक्लेयर तो कर रहा हूँ, और ये भी मेरे को पता है आपकी कंसेंट फ्री नीति सर ने अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन आपने जो 20,000 रुपए दिए है ना, लिए उसको वापस कर दो। ये प्रोविजन कहाँ लिखा है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। सर 64। 64 में। अब आते हैं सेक्शन 65 पे। तो सेक्शन 64 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप रिसाइन कर रहे हो तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। सेक्शन 65 में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आप रिसाइन कर रहे हो। सेक्शन 65 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट or contract that becomes void. This section deals with situation where an agreement is discovered to be void or becomes void. In such case, a person who has received any advantage under that agreement is bound to restore it. एक एग्रीमेंट है, सपोज करो मैं वंश के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वंश भी कॉम्पिटेंट है, मैं भी कॉम्पिटेंट हूँ, वंश की कंसेंट भी फ्री है, मेरी कंसेंट भी फ्री है, वंश की लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डिक्लेयर भी नहीं किया। मैं बोलता हूँ वंश अपनी बाइक मेरे को बेच दे, और मैं तेरे को ना 50,000 रुपए दे रहा हूँ, तो वंश को मैं, वंश की बाइक की वैल्यू 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए वंश को दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, वंश ने एडवांस तो ले लिया, लेकिन वंश की बाइक चोरी हो जाती है, वंश अपनी बाइक तो मेरे को बेच नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली ना तो वॉइडेबल था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सेक्शन 56 अगर पढ़ोगे, सब्सिक्वेंट सब क्लोज टू पढ़ोगे, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट स्टेशन, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड था लेकिन सब्सिक्वेंटली वॉइड हो गया। तो इस कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाता है, तो वंश ने जो मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे वो वापस करने पड़ेंगे वंश को मेरे को। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। यस सर। या करो कई, या कोई अगर ऐसा एग्रीमेंट है जो वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन मैंने पहले कुछ एडवांस इसको दे दिया था। वॉइड कैसे डिक्लेयर हो जाता है कि सपोज करो जो बाइक है, मेरे को बाद में पता चलता है बाइक तो इसकी चोरी की बाइक थी जो इसके पास थी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, मैंने सब कुछ उसमें सब कुछ ठीक है, पार्टी भी कंपिटेंट है, फ्री कंसेंट भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड बाय वॉइड नॉमिनी है, लेकिन वो वॉइड एग्रीमेंट इसलिए क्योंकि वंश की बाइक चोरी की है। अब मैं इसकी चोरी की बाइक खरीद रहा हूँ, तो ये तो एग्रीमेंट भी वॉइड है। तो ये क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन वंश ने मेरे से पहले से ही एडवांस ले लिया, तो अब ये एग्रीमेंट अगर वॉइड है तो वंश को मेरे को मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अगर वॉइडेबल एग्रीमेंट है और पार्टी साइन करती है तो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। किस सेक्शन में लिखा हुआ है? अगर वॉइडेबल एग्रीमेंट है, पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करती है जिसके ऑप्शन पे वो वॉइडेबल था, उसको अपना जो एडवांस लिया हुआ है वो वापस करना पड़ेगा। किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 64। ठीक है, 64। अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीमेंट वॉइड है या कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड बन जाता है, जैसे वंश की बाइक चोरी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने के बाद, तो उस कंडीशन में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, वंश को एडवांस वापस करना पड़ेगा। किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 56। 60 65। 65 में, ठीक है। यस सर। अब आते हैं दोबारा से इस नो रेटिफिकेशन या अगेंस्ट माइनर में, या इसे देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इंडियन लॉ पे आते हैं। ये मीटिंग, अभी ये बताओ आज क्लास लेनी है दूसरी या कल लेनी है? क्योंकि मैं तैयार हूं अभी 2 घंटे क्लास लेने के लिए भी। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है या कल करें? जल्दी सर मैं तो तैयार हूँ, गौरव से पूछ लो। बता भाई। सर रेडी, सर रेडी। रेडी? तो मैं दूसरी मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, उसमें पढ़ते हैं एक बार ढंग से सुबह से, ठीक है? यस सर। क्योंकि ये खत्म होगी 2 मिनट में, 1 मिनट में खत्म हो रही है। सर